हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गैस स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसेस जो टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं कि हमें +1 में गैसेस ही पढ़ना है। अब इसी चैप्टर का, इसी यूनिट का एक सेकंड पार्ट है जिसमें हम सॉलिड स्टेट्स पढ़ेंगे। रही बात स्टेट्स ऑफ मैटर के लिक्विड पोर्शन की, तो उसको हम डिटेल +2 में करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन टॉपिक के अंडर। तो यहाँ पर हम आज करने वाले हैं गैसेस को डील, जो इस टॉपिक का, इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक गैस में हम इसकी टर्म्स, इसके न्यूमेरिकल्स, इसके लॉज और इसके सिग्निफिकेंसेस, इन सब की स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स कंसंट्रेट ऑन दिस टॉपिक। अच्छा, किसी भी बात को समझने से पहले आप मुझे ये बताएंगे कि आप गैस किसको कह सकते हैं। ये तो कहेंगे नहीं कि इट्स अ स्टेट ऑफ मैटर, कि एक सिर्फ स्टेट ऑफ मैटर है, लेकिन गैस एक्चुअल में क्या है। आप फिर दिमाग में, आपके दिमाग में एक बात आएगी, व्हेन द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर। तो इसको एक्चुअली में डिफाइन कैसे करोगे आप कि गैस क्या है। तो गैस को डिफाइन हम करेंगे कलेक्शन। ये कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है? कलेक्शन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं। कलेक्शन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है। किसी क्लोज्ड कंटेनर में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे, हम उनके ही कलेक्शन को गैस कहते हैं। देखिए, कोई एम्प्टी बॉटल है, कोई एम्प्टी कंटेनर है, तो आप कहते हो ना कि उसमें गैस भरी हुई है, लेकिन आपने कैसे कहा उसमें गैस भरी हुई? दिखती तो है नहीं, हम सिर्फ उसको किसी एक सेंस ऑर्गन से महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन वो दिख नहीं रही ना। तो हम क्या कहेंगे कि वहां पर कुछ एटम्स हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, उन्हीं को हम गैस कंसीडर कर रहे हैं। एनवायरमेंट में एयर है, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, लेकिन कौन सी गैस कहां पर कितनी प्रेजेंट है ये हमें कैसे पता चलेगा? हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। कुछ एटम यहाँ हाइड्रोजन के होंगे, कुछ एटम यहाँ ऑक्सीजन के होंगे, कुछ एटम यहाँ हीलियम के भी होंगे। तो किसी भी प्रकार के क्लोज कंटेनर में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, हम उन्हीं को गैस कहेंगे। देखिए, इस चैप्टर में जो गैसेस को पढ़ा जाएगा, एक्चुअल में गैसेस को दो तरीके से पढ़ा जाता है। दो तरह की गैसेस हम यहाँ पर डील करेंगे। एक होती है आइडियल गैस, एक होंगी आइडियल गैस, और बेटा एक प्रकार की होंगी रियल गैस। हम यहाँ इस चैप्टर में दो प्रकार की गैसेस को डील करेंगे। देखिए, इस पूरे ब्रह्मांड में जहां कहीं भी एयर है, कोई भी गैस रियल गैस नहीं होती, कोई भी गैस रियल गैस नहीं होती। हम उनको किसी प्रकार की रिएक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, या एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, या हम उनकी कंपोजिशन पढ़ रहे हैं, हम उनकी स्टडी कर रहे हैं, तो वो सब किसी न किसी क्राइटेरिया से गुजरती हैं, उनकी कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो इसलिए हम उनको बोलते हैं आइडियल गैस, यानी जिनकी हम किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स में स्टडी कर सकें, हम उन्हें बोलेंगे आइडियल गैस। और कोई भी गैस रियल गैस नहीं है। जो रियल गैस होगी वो कभी ना कभी किसी न किसी लॉ को ओबे कर रही होगी, और वो उस वक्त क्या कहलाएगी? आइडियल गैस। इनको डिटेल में करेंगे इस चैप्टर में, ये और भी डिटेल में आने वाले हैं, ठीक है। तो गैस क्या है? कलेक्शन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन अ क्लोज्ड कंटेनर। हम आज इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स करने वाले हैं। गैसेस हैव नॉट अ डेफिनेट शेप, नॉट डेफिनेट वॉल्यूम। गैसेस का जो की डेंसिटी है बहुत कम है, कंप्रेसिबिलिटी है बहुत हाई है। ये सारे पॉइंट्स हमने इंट्रोडक्शन में कर लिए। हम कुछ बेसिक चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे जो हम इनकी ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस, ठीक है बेटा। इस कैरेक्टरिस्टिक्स में हम सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रेशर ऑफ गैसेस। यानी आप जो प्रेशर का जिक्र करते हैं कि गैसेस हैव अ प्रेशर, गैसेस का प्रेशर होता है, तो प्रेशर इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हम इसका पहले इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो प्रेशर यूज करेंगे, और प्रेशर के ही टर्म में जो इसके आगे हम जो नियम या लॉज, जो इसकी कंपोजिशंस पढ़ेंगे, वो हमारे लिए हेल्पफुल हो जाएंगी। प्रेशर एक्चुअल में है क्या? सबसे पहला जरूरी है ना कि प्रेशर को समझे हम। देखिए, ये कोई क्लोज कंटेनर है, ठीक है।
ये कोई क्लोज कंटेनर है, इस क्लोज कंटेनर में ये गैसेस पार्टिकल्स हैं, ये एटम होंगे या मॉलिक्यूल होंगे, वी डोंट नो कि ये कौन सी गैस है, ये गैसेस पार्टिकल्स हैं, राइट। अब ये गैसेस पार्टिकल जैसे जैसे टेम्परेचर डिपेंड, एक्चुअल में जो पार्टिकल्स हैं, जो गैसेस हैं, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि हर एक पार्टिकल की इंडिविजुअल क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। हर एक पार्टिकल की इंडिविजुअल क्या है, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसको डिराइव भी करना सीखेंगे, इसके बारे में डिटेल भी करेंगे। अभी आप इसको इतना ही ध्यान रखें, काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल की टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो काइनेटिक एनर्जी लगा रहे हैं, एक दूसरे पर भी लगा रहे हैं और इस कंटेनर की दीवारों पर भी लगा रहे हैं। सभी पार्टिकल्स जो इस वॉल के नजदीक हैं वो इस कंटेनर की दीवारों पर भी काइनेटिक एनर्जी लगा रहे हैं, यानी कि वो किसी पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहे हैं। ये जो पार्टिकल है, मान लीजिए सपोज ये इसी एरिया में काम कर रहा है, ये इस एरिया में क्या कर रहा है, ये इस एरिया में अपनी एनर्जी से कुछ फोर्स लगा रहा है। कहाँ लगा रहा है, वॉल ऑफ द कंटेनर पे लगा रहा है। अगर ये काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है, इट मीन्स द कोलिजन विल स्टार्ट बिटवीन द पार्टिकल। ज्यादा कोलिजन स्टार्ट होता है तो ये प्रेशर ज्यादा, यानी कि फोर्स ज्यादा लगाएगा। तो हम इस पर्टिकुलर एरिया में लगाए जाने वाली फोर्स, किसी एटम या मॉलिक्यूल या पार्टिकल के जरिए किसी पर्टिकुलर एरिया में लगाए जाने वाली फोर्स को ही प्रेशर कह रहे हैं, ठीक है। तो प्रेशर क्या है, प्रेशर ऑफ अ गैस, pressure of a gas is the force, pressure of a gas is the force acts in a particular area acts in a particular area by the particles due to collision increased by temperature। और आप ये भी बोल सकते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट, आप इसको टेम्परेचर डिपेंडेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंट यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो फोर्स है वो किसी पर्टिकुलर एरिया पे ज्यादा काम करेगी, और जो फोर्स है वो ज्यादा काम करेगी तो वहां पर कोलिजन क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पर फोर्स ज्यादा काम कर रही है तो दे कैन बी स्टार्ट टू कोलाइड मोर वाइब्रेटली, ज्यादा फोर्स यहाँ पर काम करेगी। तो हम क्या कह सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एक्ट अपॉन अ पर्टिकुलर एरिया। तो प्रेशर क्या है, प्रेशर इज अ फोर्स विच एक्ट इन अ पर्टिकुलर एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया में जो एक्ट कर रही है वो फोर्स है, वो प्रेशर है। तो ये फोर्स, ये प्रेशर हम कैसे इसको महसूस करते हैं। वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम इस प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं। प्रेशर को मेजर करते हैं हम दो प्रकार के डिवाइसेस से। एक इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है जिसका नाम है बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर। बैरोमीटर HG कॉलम होता है, ग्लास कॉलम होता है जिसके अंदर HG होती है, HG यानी कि मरकरी कॉलम होता है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर भी हमारे लिए प्रेशर एग्जर्ट को, जो भी प्रेशर की जो मतलब मेजरमेंट है वो हमें करता है। एक होता है मोनोमीटर, ये दोनों हमें प्रेशर की मेजरमेंट देते हैं। HG कॉलम जो है, यहाँ पर इस मरकरी का यूज कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंसेस से किया गया है कि इस मरकरी की डेंसिटी जो है, देखिए यहाँ पर इस्तेमाल क्यों किया गया है, ये बताने का कारण है कि इस मरकरी की जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, डेंसिटी बहुत हाई होती है, इसलिए हम किसी दूसरे लिक्विड की बजाय मरकरी को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि बैरोमीटर जो है वो लिक्विड कॉलम है, यानी कि यहाँ पर लिक्विड राइज होता है। अब ये देखिए लिक्विड राइज होगा, अब लिक्विड के लिए यहाँ पर आप वाटर नहीं लेंगे, यहाँ पर आप वाटर नहीं ले सकते क्योंकि वाटर की डेंसिटी बहुत कम है, इसलिए हम यहाँ पर मरकरी को चूज करते हैं। दूसरा, जो मरकरी है वो हमेशा अपर मिनिस्कस में कैलकुलेट की जाती है।
अपर मिनिस्कस में कैलकुलेट की जाती है, जबकि वाटर जो है वो लोअर मिनिस्कस में कैलकुलेट किया जाता है। अपर मिनिस्कस में कैलकुलेट करने से जो एक्यूरेसी है, जो एंगल ऑफ द कोहेशन है, उसकी एक्यूरेसी पर्टिकुलरली बन जाती है। तो इन दो डिवाइसेस का यूज करके हम प्रेशर की मेजरमेंट कर सकते हैं। प्रेशर यहाँ से और भी जो है हमें डिराइव करके मिलेगा कि प्रेशर का डेंसिटी से क्या रिलेशन है, प्रेशर का ग्रेविटी से क्या रिलेशन है, हम उसको अभी देखते हैं। हम प्रेशर का डेंसिटी से रिलेशन देख रहे थे, एक बार देखते हैं प्रेशर क्या है। प्रेशर इज द फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है, ये हमने अभी देखा और हमने ये बता भी है। अच्छा, फोर्स क्या होती है? फोर्स क्या होती है? फोर्स होती है मास इनटू में ग्रेविटी, ठीक है। मास इनटू में एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, आप इसको ग्रेविटी बोल सकते हैं, ग्रेविटी पुल बोल सकते हैं। तो फोर्स जो है वो मास इनटू में ग्रेविटी है और प्रेशर क्या है? फोर्स अपॉन में एरिया है। इज इट क्लियर? तो क्या मैं इसको यानी कि फोर्स की जो वैल्यू है इसको प्रेशर के इस फॉर्मूले में पुट कर सकती हूं? तो प्रेशर इज इक्वल टू m इंटू में g अपॉन में a, राइट, m इंटू में g अपॉन में a। अच्छा, अगर हम यहां से एक चीज और देखें तो एक होती है डेंसिटी, डेंसिटी होती है मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? मास बाई वॉल्यूम। और अगर हमें मास यहां से कैलकुलेट करना हो, अगर हमें मास कैलकुलेट करना हो तो वो क्या होगा? डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम होगा या नहीं? तो क्या मैं यहां पर इस मास की वैल्यू को पुट कर सकती हूं? अगर मैं इस प्रेशर के फॉर्मूले में मास की वैल्यू डेंसिटी इंटू में v इंटू में g रख दूं तो क्या इट्स ओके? ये सही है? दिस इज रो, इसे रो बोला जाता है, ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। अब अगर v जो है वो एरिया अपॉन में हाइट हो, यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया में और जो हाइट हो, हम इस तरीके से वॉल्यूम को मेजर करें तो क्या इस वैल्यू को मैं वापस से इस वॉल्यूम वाले केस में रख सकती हूँ? तो प्रेशर क्या हो गया? रो इंटू में a इंटू में h इंटू में g ओवर a, ठीक है। कि यहां तक आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है? प्रेशर का फॉर्मूला कहता है F अपॉन में A, यानी कि फोर्स अपॉन में एरिया, जबकि फोर्स होती है मास इंटू में ग्रेविटी। अगर मैं फोर्स की जगह m इंटू में g रखती हूं तो मुझे ये रिलेशन मिलेगा। गॉट इट? अगर मुझे ये मालूम है कि जो डेंसिटी है, दिस वन इज योर डेंसिटी, कंफ्यूज ना हो, ये डेंसिटी है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम। तो यहां से अगर मैं मास की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? रो इंटू में v, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। और अगर यही मास की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं तो मुझे प्रेशर का नया फॉर्मूला मिला, रो इंटू में v इंटू में g ओवर a। तो रो इंटू में v इंटू में g ओवर a मुझे प्रेशर का नया फॉर्मूला मिला। लेकिन उसी टाइम वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम क्या है? वो एरिया इंटू में हाइट, एरिया इंटू में हाइट। यानी कि अगर मैं किसी भी कंटेनर की वॉल्यूम कैलकुलेट करती हूँ या किसी की पर्टिकुलर वॉल्यूम के बारे में बात करती हूँ तो वहां के एरिया और वहां की हाइट का जिक्र चलेगा। तो वॉल्यूम की जो ये वैल्यू है ये मैं यहां पर रखूंगी तो मुझे प्रेशर का नया फॉर्मूला मिला। अब इस प्रेशर के फॉर्मूले में मेरा एरिया से कैंसिल हो गया। कैंसिल होते ही मुझे जो नया प्रेशर का फॉर्मूला मिला वो मिला मुझे रो एच जी। दिस इज द न्यू फॉर्मूला फॉर द प्रेशर, रो एच जी। रो यहाँ क्या है? डेंसिटी। रो यहाँ क्या है? डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड राइज। बेटा जैसे बैरोमीटर में मैंने जिक्र किया था कि बैरोमीटर में आप मरकरी ले रहे हैं, आप लिक्विड वाटर भी तो ले सकते हैं ना, लेकिन डेंसिटी का इशू रहेगा। तो जो भी हम लिक्विड राइज वहां लेंगे उसकी डेंसिटी होगी। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको किसी कॉलम में, किसी ट्यूब में वाटर का जिक्र कर दिया जाए तो हम वहां वाटर की डेंसिटी लेंगे। H, हाइट ऑफ द कॉलम। H यहाँ क्या है? हाइट ऑफ द कॉलम। H यहाँ पर हाइट है, ठीक है। एंड G क्या है? G जिसको आप अच्छे से जानते हैं, दिस इज ग्रेविटी। ग्रेविटी, इसकी वैल्यू आप रखेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा ये जो फॉर्मूला है ये हमें प्रेशर कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप बहुत सारे एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। सो बी केयरफुल कहाँ से रिलेट होकर आ रहा है और हमने इसको रिलेट किस रूप में किया, इसकी वैल्यूज को अंडरस्टूड करना है और इसको वैल्यूज को कंटिन्यू करना है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द यूनिट्स ऑफ द प्रेशर, जो यूनिट्स हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। चलिए यूनिट्स ऑफ प्रेशर की बात करते हैं। यूनिट्स ऑफ प्रेशर,
जो इसकी एसआई यूनिट होती है, देखो बेटा एसआई यूनिट जो है वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पास्कल, ठीक है। तो पास्कल क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल, ये हमारी एसआई यूनिट है। तो हमारी जो पहली वेल नोन यूनिट जिसका हम इस्तेमाल करते हैं वो है एटमॉस्फेरिक, इसको एटमॉस्फेरिक यूनिट कहते हैं, एटमॉस्फेरिक, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक का रिलेशन हमें पास्कल से करना है, तो 1 atm इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। हमने इसको पास्कल से रिलेट कर दिया। अब ध्यान देना, एटमॉस्फेरिक जो है वो मोस्टली यूज्ड यूनिट है। ज्यादातर हम जब भी कोई क्वेश्चन या न्यूमेरिकल करेंगे हम एटमॉस्फेरिक में ही लेते हैं। तो 1 एटमॉस्फेरिक हम क्या बोलते हैं, जो नॉर्मल एसटीपी कंडीशंस होती हैं उनको हम 1 एटमॉस्फेरिक बोलते हैं। अब नंबर टू है सेकेंड यूनिट, हम देख रहे थे बार, ठीक है। अब यहां से देखते हैं तो बेटा 1 एटमॉस्फेरिक होता है 1.013 बार, और अगर हमें 1 बार कैलकुलेट करना हो, 1 बार कैलकुलेट करना हो तो हो गया 1.013 एटमॉस्फेरिक, राइट, 1.013 एटमॉस्फेरिक। ये रिलेशन तो एटमॉस्फेरिक का डायरेक्टली बार से रिलेटेड है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं, क्योंकि जब यूनिट कन्वर्जन्स होते हैं, हमें यूनिट कन्वर्ट करनी होती है, तो इन रिलेशंस का हम बहुत यूज करते हैं। तो यूनिट कन्वर्जन में आप ध्यान रख के कीजिएगा इसको। अब मुझे बार चाहिए पास्कल की टर्म में, देखिए एटमॉस्फेरिक की टर्म में मुझे बार, या बार के टर्म में एटमॉस्फेरिक मुझे मिल गया, लेकिन मुझे बार चाहिए पास्कल की टर्म में। तो 1 एटमॉस्फेरिक कितने पास्कल के बराबर है, यहां 1 एटमॉस्फेरिक है ना, देखो इतने हिस्से को देखो, 1 एटमॉस्फेरिक है, तो 1 एटमॉस्फेरिक कितने पास्कल के बराबर है, आप ऐसे लिख सकते हो 1.013 इंटू में, अब 1 एटमॉस्फेरिक की वैल्यू पास्कल में 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसको यूनिट कन्वर्जन बोलते हैं। 1.013 से 1.013 कैंसिल हो गया, 1 इंटू में 10⁵, तो 10⁵ पास्कल रह गया, 10⁵ पास्कल रह गया। तो एक बार कितने पास्कल के बराबर हो गया, 10⁵ पास्कल के बराबर हो गया। देखो बेटा, अगर यूनिट एटमॉस्फेरिक में दे रखी है तो सिंपल एटमॉस्फेरिक में क्वेश्चन चलेगा, लेकिन अगर यूनिट पास्कल में दे रखी है तो आपको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक में। अगर यूनिट बार में दे रखी है तो पास्कल में अगर पूछा गया है तो पास्कल में कन्वर्ट करो, अदरवाइज एटमॉस्फेरिक में पूछा गया है तो एटमॉस्फेरिक में कन्वर्ट करो, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 3 हमारे पास है। नेक्स्ट यूनिट है हमारी HGMM, MM ऑफ HG, ऐसे लिख सकते हो आप, MM ऑफ HG, ठीक है, MM ऑफ HG कॉलम। ये बैरोमीटर के कंसल्ट में इस्तेमाल हो रही है। तो MM ऑफ HG कॉलम बेटा किसके बराबर, तो 1 एटमॉस्फेरिक जो है वो 760 mm ऑफ HG के बराबर और 76 सेंटीमीटर के बराबर, ये और सेंटीमीटर में भी हो सकती है, सेंटीमीटर के बराबर। तो एक एटमॉस्फेरिक 760 mm ऑफ HG के बराबर और 76 सेंटीमीटर के बराबर। फोर्थ जो यूनिट है बेटा वो है टॉर। तो टॉर के लिए हम देखेंगे तो 1 एटमॉस्फेरिक जो होता है बेटा, 1 एटमॉस्फेरिक जो है वो 760 टॉर के बराबर होता है, ठीक है। अब जो वाइडली यूज्ड रिलेशन है उस पर ध्यान देंगे। 1 एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू 1.013 10⁵ पास्कल इज इक्वल टू 1.013 बार इज इक्वल टू 760 mm ऑफ HG इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 760 टॉर। तो बेटा ये है 1 एटमॉस्फेरिक का रिलेशन, और आप इसका कन्वर्जन भी कर सकते हो क्योंकि मैंने आपको कन्वर्जन भी बता दिया। नाउ दिस इज द यूनिट्स, दीज आर द यूनिट्स ऑफ प्रेशर एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रेशर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। बेटा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे गैसेस की वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए गैस। एक्चुअल में वॉल्यूम है क्या, वॉल्यूम किसको बोल रहे हो आप, वॉल्यूम क्या आपको ये जैसे कोई रूम है, रूम खाली है तो आप क्या कहोगे, इसकी रूम की वॉल्यूम।
वॉल्यूम रूम की निकाल रहे हो आप, यहाँ गैस की कैसे निकालोगे? तो गैस की वॉल्यूम होती है वैकेंट स्पेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। एक गैस मॉलिक्यूल यहाँ है, दूसरा वहां है, तीसरा वहां है, कैसे निकालोगे? देखिए एक गैस मॉलिक्यूल यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो बेटा इनके बीच में जो फ्री स्पेस है, द फ्री स्पेस इज नोन एज द वॉल्यूम ऑफ द गैस। जहां पर गैसेज मॉलिक्यूल मूवमेंट कर रहे हैं, जहां पर वो अपनी काइनेटिक एनर्जी से कहीं ना कहीं कॉलिजन कर रहे हैं, हम उस फ्री स्पेस को ही क्या बोल पा रहे हैं? वॉल्यूम। एक्चुअल में गैसेस की कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती। एक्चुअल में वॉल्यूम जो वेसल की रहेगी, जो किसी वेसल की वॉल्यूम रहेगी, वो ही किसी गैस की वॉल्यूम होती है, क्योंकि इनकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती, राइट? तो गैस की वॉल्यूम, किसी वेसल की वॉल्यूम। सपोज कोई बॉटल है, वाटर बॉटल है, एम्प्टी बॉटल है, तो आप क्या बोलेंगे? उसके अंदर गैस की उतनी ही वॉल्यूम होगी जितनी की उस वाटर बॉटल की वॉल्यूम। ऐसे ही किसी बड़े कंटेनर की बात कर लीजिए, अगर वो एक क्लोज कंटेनर है तो उसकी वॉल्यूम उतनी ही है, या उसके अंदर जो गैस है उसकी वॉल्यूम उतनी ही है जितनी उस कंटेनर की वॉल्यूम। अब बेटा यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, इसकी यूनिट्स क्या हैं? बेटा एसआई यूनिट जो है इसकी मीटर क्यूबिक है, राइट? अब बेटा 1 मीटर क्यूबिक जो होता है वो 1000 यूनिट ऑफ वॉल्यूम देखेंगे बेटा। एसआई यूनिट होती है मीटर क्यूबिक, 1 मीटर क्यूबिक होता है बेटा 1000 लीटर के बराबर, 1 डेसीमीटर क्यूबिक होता है बेटा 1 लीटर के बराबर, 1 लीटर में होते हैं बेटा 1000 ml, 1 ही लीटर में होते हैं बेटा 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक, और 1 ही लीटर में होते हैं बेटा 1000 सीसी। बेटा इस सीसी को बोलते हैं क्यूबिक कैपेसिटी, ये क्यूबिक कैपेसिटी है, ठीक है, क्यूबिक कैपेसिटी। तो बेटा ये जो यूनिट है हम वॉल्यूम की जो वाइडली यूज करते हैं, और आप यहां से कन्वर्जन के तौर पर इनका यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गैस, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द गैस। अब बेटा इसके बाद हमारी जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉल्यूम, हम जहां कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट का हम कैसे मेजर करते हैं? किसको बोलते हैं टेम्परेचर? हाय आज तो मेरे को बुखार हो गया। आपको कैसे मालूम चला बुखार हो गया? कोई चीज गर्म है, आपका शरीर गर्म है, या कोई चीज गर्म है तभी आपको कहना अरे बहुत गर्म है, अरे बहुत ठंडी है। इट मीन्स इट इज द मेजरमेंट और द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। आप बोल सकते हो इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस, यानी कितना गर्म है, हॉटनेस और कोल्डनेस यानी कितना ठंडा है। तभी तो आप बोलोगे ना कि इतना ज्यादा टेम्परेचर है। इट इज द डिग्री, इट इज द मेजरमेंट और इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर को मेजर करने के हमारे पास 3 स्केल हैं। हम मोस्टली ये बातें जो है 9th स्टैंडर्ड में, छोटे स्टैंडर्ड में भी करके आ चुके हैं। एक स्केल जिसको बोला जाता है केल्विन स्केल, एक स्केल जिसको बोलेंगे सेल्सियस स्केल, और एक स्केल जिसको बोलेंगे फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। अब बेटा इन तीनों स्केल्स के इंटर कन्वर्जन ही हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है केल्विन, क्योंकि जो यूनिट है एसआई यूनिट वो केल्विन के अंदर ही पढ़ी जाती है, तो केल्विन स्केल वाइडली इस्तेमाल होता है। केल्विन स्केल का कन्वर्जन देखते हैं। अगर हमें टेम्परेचर डिग्री केल्विन में चाहिए तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हमें क्या ऐड करना है? 273 ऐड करना है, ठीक है। अगर हमें टेम्परेचर केल्विन में चाहिए और डिग्री सेल्सियस में गिवन है तो हम क्या करेंगे? 273 ऐड करेंगे। अगर हमें डिग्री सेल्सियस में चाहिए और केल्विन में गिवन है तो हम 273 क्या कर देंगे? वहां से माइनस कर देंगे। ये इंटर कन्वर्जन्स ध्यान में रखेंगे, क्योंकि पूरे चैप्टर के दौरान जो न्यूमेरिकल्स हम करेंगे वहां पर हमारा जो टेम्परेचर रहेगा वो केल्विन में ही मेजर करना है। किसी किसी केस में एक्सेप्शनली अगर हमसे डिग्री सेल्सियस में पूछा जाता है तो हमें ये चीज फॉलो करनी है। फ़ारेनहाइट का केस कहता है C/5 F-32/9। ये रिलेशन हम छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, जहां डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट से रिलेशन है। तो बेटा ये जो स्केल है नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें कुछ ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। एंड द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज अमाउंट ऑफ गैस। दिस इज द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, अमाउंट ऑफ गैस। अब अमाउंट ऑफ गैस क्या है? आप बोल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ये नंबर ऑफ मोल्स बेटा आपका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास हो सकते हैं, आपके एवोगैड्रो नंबर हो सकते हैं और आपके गिवन नंबर ऑफ मोल हो सकते हैं। आप यहाँ से क्या क्या चीजें देख सकते हो? आप यहाँ से गिवन मास देख सकते हो, आप यहाँ से क्या देख सकते हो? मोलर मास देख सकते हो, राइट। आप यहाँ से एवोगैड्रो नंबर देख सकते हो, यानी एवोगैड्रो नंबर भी तो आपको क्या दे रहा है? एवोगैड्रो नंबर भी तो आपको अमाउंट ऑफ द गैस दे रहा है। अमाउंट ऑफ द गैस मतलब मास ऑफ द गैस। तो एवोगैड्रो नंबर, मास, मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, ये भी गिवन है। अब बेटा रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है कि 1 मोल गैस का, 1 मोल गैस जो है वो वॉल्यूम में 22.4 लीटर होता है एट STP। तो बेटा ये जो रिलेशंस हैं, ये जिनको हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया हुआ है, दे आर वेरी हेल्पफुल टू अस। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हमें आगे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा दैट इज गैसियस लॉ, वहां पर ये बहुत काम आने वाली है क्योंकि हम वहां पर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। सो आवर नेक्स्ट वीडियो इज ऑफ गैसियस लॉ। प्लीज राइट देम एंड लर्न देम वेरी केयरफुली।